नमस्कार दोस्तों, स्टडी रेगुलर बाई लखन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से जनरल साइंस फॉर ऑल एग्ज़ाम सीरीज नंबर 5 के बारे में। तो हमारी कौन सी सीरीज आ गई है? सीरीज नंबर 5। 4 सीरीज इससे पहले हो चुकी हैं, ये 5वीं सीरीज है। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, इनके बारे में जो भी नॉलेज है वो गेन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस है वो यह है कि सोनोग्राफी का दूसरा नाम क्या है? आपने ये वर्ड सुना होगा, सोनोग्राफी। इसका दूसरा नाम क्या है? सोनोग्राफी का नाम है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। आपको पता होगा कि नॉर्मल हम जो पेट का या वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसी का दूसरा नाम क्या है? सोनोग्राफी। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग है, तो इसमें अल्ट्रासाउंड रेज हैं वो भेजी जाती हैं और उसकी जो इमेज ली जाती है अंदर की। ठीक है, उससे पता चलता है कि हमारे जो अंदर है, पेट के अंदर या जो भी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती है। जब आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? म्यू से, न्यू से। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि उच्च आवृत्ति है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कैसे होगी? तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी छोटी। और ये छोटी क्यों होती है, इसको आपको रटना नहीं है, आपको याद करना है फॉर्मूला। वी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, सॉरी वी होती है वेलोसिटी। यहाँ पर वी क्या है? वेलोसिटी। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ जो भी वेव, ठीक है, तरंग है, उसकी वेलोसिटी बटे में क्या चल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो बताओ वेवलेंथ कितनी होगी? छोटे से छोटी होगी। तो इस प्रकार जो मैक्सिमम है, उच्च आवृत्ति है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य होगी, वो कैसी होगी? छोटी होगी। ठीक है, आपको इस प्रकार याद करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस तरंग की आवृत्ति अत्यधिक होती है? किस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है सबसे ज़्यादा गामा किरण की, गामा रेज की। ठीक है, गामा रेज जिसकी खोज की गई थी पॉल विलार्ड के द्वारा। खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड के द्वारा की थी, विलार्ड द्वारा की गई थी। और इस तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है गामा किरण की, वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये छोटी छोटी मतलब किसी भी चीज़ को पार कर जाती हैं, उनके अंदर से गुजर जाती हैं। इन्हीं को ही कहते हैं हम उसकी पेनिट्रेशन पावर। समझ में आया? तो गामा किरण की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो रेडार बंदूक है, रेडार बंदूक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव पर काम करती है। ये डॉपलर प्रभाव क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव क्या है? डॉपलर प्रभाव होता है, स्रोता होता है और जो एक सोर्स होता है, उनके बीच का इफ़ेक्ट जो होता है वो डॉपलर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कई क्वेश्चंस आ जाते हैं डॉपलर प्रभाव को लेकर के। एग्जाम्पल के रूप में बताएगा, जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और रेलगाड़ी हमारी तरफ आ रही है, तो उसकी ध्वनि बढ़ती जाएगी। वो किस प्रभाव के कारण बढ़ती जाएगी? जैसे ही वो प्लेटफॉर्म की तरफ आती जाएगी, तो डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, और डॉपलर प्रभाव के कारण ही यदि हम प्लेटफॉर्म पर रेल के बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत तेज़ स्पीड से रेलगाड़ी जो है हमारे पास से गुजर जाती है, तो हम गाड़ी की तरफ यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उस पर गिरने को हो जाते हैं। तो ये भी कौन सा प्रभाव है? डॉपलर इफ़ेक्ट है, डॉपलर प्रभाव है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाए जो मैंने बताए हैं, तो आपको क्या आंसर मार्क करके आना है? डॉपलर इफ़ेक्ट, डॉपलर प्रभाव, उसको करके आना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स जो रेज हैं, एक्स रेज हैं, उसकी खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा गया है। रोंटजन ने। किसने खोज की? रोंटजन ने। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्स रेज ये भी पूछ सकता है किस प्रकार की वेव्स हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय
तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तो ध्वनि है किस में मूव नहीं कर सकती? निर्वात में। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती? निर्वात यानी कि वैक्यूम, या इसे हम शून्य भी कह सकते हैं। जो साउंड है किस में से मूव नहीं कर सकती? निर्वात के अंदर से, वैक्यूम के अंदर से मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके गमन के लिए इसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि के गमन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसके लिए कोई ना कोई मीडियम जरूर होना चाहिए, कोई माध्यम अवश्य होना चाहिए, तभी ये गमन करती है। यदि कोई माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किन किरणों के कारण पृथ्वी गर्म रहती है? ठीक है, तो मैंने बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो जितनी भी तरंग हैं अलग अलग, उनमें किन किरणों के कारण पृथ्वी गर्म रहती है? तो अवरक्त किरणें, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इन किरणों के कारण हमारी जो पृथ्वी की जो सतह है या पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म रहता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, सूर्य का सफ़ेद प्रकाश आता है, उसमें सभी प्रकार की किरणें होती हैं, तो उनमें एक अवरक्त किरणें होती हैं। अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, और वे क्या होती हैं? गर्म किरणें होती हैं, इनको गर्म किरणें भी कहते हैं, और इन्हीं के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दृश्य किरणों यानी कि जिनको हम कहते हैं विजिबल रेज, विजिबल रेज की खोज किसने की? तो दृश्य किरणों की खोज किसने की? न्यूटन ने की। किसने की? न्यूटन ने। ठीक है, और दृश्य किरणें हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो पूछ ली जाती है, तो कितनी आती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ये इनकी रेंज होती है। ये किसकी है? इनकी वेवलेंथ की रेंज है। ठीक है, किसकी? विजिबल रेज की, दृश्य किरणों की। और दृश्य किरणों की खोज किसने की? न्यूटन ने की। ठीक है, याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम एक तत्व है, एलिमेंट है रेडियम, इसकी खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी, एंड इसके पति का नाम लिया जाता है पियरे क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, लेकिन ज़्यादातर नाम यही है। मैडम क्यूरी अकेला आ जाए तो आपको मैडम क्यूरी पर ही मार्क करके आना है। समझ में आया? और यहीं ये जो मैडम क्यूरी हैं, ये ही एकमात्र ऐसी साइंटिस्ट थी, ऐसी खोजकर्ता थी, जिनको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी। ये एकमात्र ऐसी महिला खोजकर्ता हैं जिनको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम एक तत्व है, उसकी खोज की मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। ठीक है, ठीक है, दोनों पति पत्नी थे। लेकिन रेडियो धर्मिता की बात करें, रेडियो एक्टिविटी की बात करें, तो ये खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने की। ठीक है, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी में आप जानते हो कि कई जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जिनका प्रयोग संचार में ऐसे साधनों के लिए जो है किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। तो इनकी खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायनामाइट की खोज किसने की? डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो इन्हीं के नाम पे दिए जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी खोज की थी और उनसे जो पैसा मिला था इनको इनाम के रूप में, उससे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो स्वीडन है, स्वीडन देश है, उसमें मरने से पहले ये घोषणा की थी कि उनके जितने भी इनाम हैं या जिनसे होने वाली कमाई है वो नोबेल पुरस्कार के रूप में दी जाए उनके नाम के ऊपर। ठीक है, तो उनका नाम अल्फ्रेड नोबेल था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर ये नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे। ठीक है, और उन्होंने की थी डायनामाइट की खोज। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जिसका सिंबल हम ऐसे ई नेगेटिव चार्ज के रूप में जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जो जे थॉमसन ने की, ठीक है। और परमाणु मॉडल की बात करें तो परमाणु मॉडल की खोज किसने की थी? डाल्टन ने, ठीक है। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, ठीक है। तो जो आवेश की इकाई है, चार्ज की इकाई है, वो क्या है? कूलाम है। ये भी आपको साथ साथ याद कर लेनी है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और यदि प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज इतना ही होता है, माइनस के निशान की जगह क्या आ जाएगा? प्लस का निशान आ जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, वो प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है। और यदि इसके हम वेट की बात करते हैं तो वेट कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इतना मास होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये भी आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो प्रोटॉन की खोज किसने की? अगला 13वां क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भी बात क्या है। रदरफोर्ड को याद कर लेता है, कई किताबों में रदरफोर्ड है, कईयों में ई गोल्डस्टीन है। तो प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन है ये जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटॉन जो नाम दिया था वो किन के द्वारा दिया गया था, तो लिखेंगे रदरफोर्ड। और प्रोटॉन की खोज किसने की? तो वो आएगा ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और इसके चार्ज के बारे में बता दिया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है, इतना। और इसके मास के बारे में बात करूं कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो कितना होता है? 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना मास रहता है प्रोटॉन का। समझ में आया? ये भी आपको याद कर लेना है। आगे बात करते हैं हम, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P, यानी कि प्रोटॉन प्लस चार्ज। समझ में आया? ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और 1932 में की थी, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जो न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज इसके ऊपर न्यूट्रल, ठीक है। क्योंकि जैसा नाम है इसका न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन नाम रखा गया था क्योंकि एक न्यूट्रल है। ये जो भी कण है वो क्या है? न्यूट्रॉन है। और ये किसका पार्ट है? ये एटम का ही पार्ट है, परमाणु का एक भाग है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि जो प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, ये दोनों किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, और इसका जो मास होता है वो होता है 1.675, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही, थोड़ा सा ज़्यादा, × 10⁻⁻7 किलोग्राम। पता चल गया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग प्रोटॉन के ही बराबर आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियो विकिरण की खोज किसने की, या रेडियो तरंग की खोज किसने की? तो रेडियो तरंग की खोज के बारे में यदि बात करते हैं तो दो नाम आते हैं, एक है हेनरी हर्ट्ज और एक है मार्कोनी, ठीक है। आप ये सोचोगे कि दो वैज्ञानिक ने खोज कैसे की? तो रेडियो जो रेज हैं, तरंग हैं, वे दो प्रकार की थी। एक तो बड़ी रेडियो तरंग, और बड़ी रेडियो तरंग की खोज की थी हेनरी हर्ट्ज ने। और जो छोटी रेडियो तरंग थी, ठीक है, यानी कि जिनको हम वायरलेस भी कह सकते हैं, वायरलेस के लिए छोटी तरंग होंगी, तो छोटी तरंगों की खोज की थी, छोटी रेडियो तरंग की खोज की थी मार्कोनी ने, और बड़ी जो रेडियो तरंग की खोज की थी हेनरी हर्ट्ज ने, ठीक है। और ज़्यादातर नाम आता है हेनरी हर्ट्ज का ही, आपको याद करना है, डायरेक्ट आ जाए तो, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा बाद में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि अवरक्त तरंग की खोज किसने की? अवरक्त तरंग, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, इंफ्रारेड रेज।
इंफ्रारेड रेज की खोज किसने की? हर्शल ने। हर्शल ने। पूरा नाम याद करें तो विलियम हर्शल, लेकिन हर्शल भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इंफ्रारेड रेज, ठीक है, अवरक्त तरंग की खोज की थी विलियम हर्शल ने। और ये कैसी रेज होती हैं? गर्म रेज होती हैं, ठीक है। और टीवी के जो रिमोट होता है, रिमोट के अंदर भी इन्हीं का यूज होता है, टीवी के रिमोट में, ठीक है, टीवी के रिमोट में, ठीक है, रिमोट में किन का प्रयोग होता है? अवरक्त किरणों का ही प्रयोग होता है, अवरक्त तरंगों का प्रयोग ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिकल्पना किसने की? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ा बताया था मैक्सवेल ने, ठीक है। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। और इनके बारे में यदि खोज की बात करें तो खोज वहीं रहेगा जो रेडियो तरंग की खोज की थी हेनरी हर्ट्ज ने, ठीक है। तो हेनरी हर्ट्ज का ही नाम इसमें आएगा, ठीक है। खोज की बात करें तो हेनरी हर्ट्ज ने, क्योंकि हेनरी हर्ट्ज ने ही सबसे पहले जो रेडियो तरंगे थी उनकी खोज की थी और वहीं सबसे पहले खोजी गई विद्युत चुंबकीय तरंगे थी। तो खोज की बात करें तो हेनरी हर्ट्ज ने, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे पहले परिकल्पना किसने की थी? तो परिकल्पना की थी मैक्सवेल ने, ठीक है। इनके बारे में बताया था सबसे पहले मैक्सवेल ने, लेकिन खोज बाद में की थी सबसे पहले हेनरी हर्ट्ज ने। क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, इनके बारे में तो आप बहुत जानते होंगे। इनकी खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनकी खोज की थी रिटर ने। किसने खोज की थी? रिटर ने। ये वैसे आधा नाम है, लेकिन आपको इतना याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जिन्हें कहते हैं हम पराबैंगनी जो किरणें, इनकी खोज किसने की? रिटर ने की थी। और आप जानते हो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य के प्रकाश के साथ धरती पर आ जाती हैं, तो इनसे हमारी रक्षा कौन करता है? O3। कौन करता है? ओजोन, जिसका फार्मूला है O3। ये ओजोन क्या करता है? ओजोन है, ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनको जो संताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, वहीं पे क्या कर लेता है? रोक लेता है, ठीक है। तो उनको अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार यदि पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज यदि धरती पर आ जाएं तो किसकी संभावना बढ़ जाती है? जो स्किन कैंसर है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। त्वचा का जो कैंसर है वो बढ़ सकता है, मनुष्य के ऊपर या पशुओं के ऊपर ये खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। तो इनसे रक्षा कौन करता है? ओजोन करता है। और ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है? हिंदी में एक बात कहें तो समताप मंडल में पाई जाती है, और इंग्लिश में आए तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, आपको ये जो सीरीज है क्वेश्चनों की पसंद आई होगी। यदि आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है, यदि आपको थोड़ी सी भी यदि आप ऐसे करते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। इससे जो भी नॉलेज आपको मिलेगी वो एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर कल मिलेंगे सीरीज नंबर 6 के साथ, ठीक है। तो चलो, धन्यवाद।